आज का हमारा टॉपिक है वो कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन है। कंस्ट्रेंट का जो लफ्ज है वो एक्सेल पे पिक्चर बता रही है कि कुछ हमारे पास कंस्ट्रेंट होती है या चैलेंजेस कह ले या कोई कंडीशन कह ले। ऑप्टिमाइजेशन के साथ अगर कुछ कंडीशन हो तो उसको कहते हैं कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन। जी, बाउंड कह ले, बाउंड्स लिमिटेशंस होती है, वो उसके अंदर आपने ऑप्टिमाइजेशन करनी होती है। अगर हम एज ऑप्टिमाइजेशन को जनरल देखें तो वो आपको एक बेस्ट सोल्यूशन या ऑप्टिमल सोल्यूशन जो है वो ढूंढ के देता है किसी भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन के या कोई फंक्शन जो कि किसी लिमिटेशन या कंस्ट्रेंट के अंदर होता है या उसकी लिमिट्स के अंदर होता है। ठीक, या हम इसको कहते हैं इनएक्ट प्रोसेस और मेथडोलॉजी ऑफ मेकिंग समथिंग, फॉर एग्जांपल डिजाइन सिस्टम और डिसीजन इज फुली परफेक्ट, फंक्शनल और इफेक्टिव एज पॉसिबल स्पेसिफिकली। अगर कोई डिजाइन हमने बनाना हो, कोई कैलकुलेशन करनी हो, कोई सिस्टम बनाना हो, कोई डिसीजन लेना हो, हम वो एज परफेक्ट ले उस कंस्ट्रेंट के अंदर जो हमें बेस्ट सोल्यूशन या बेस्ट डिसीजन दे रहे हैं, इसको कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन। थोड़ा इसको और देखते हैं। या कोई मैथमेटिकल प्रोसीजर है, जैसे किसी का, ये आप लोगों ने पढ़ा भी है, किसी चीज का हमने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको भी हम ऑप्टिमाइजेशन की कैटेगरी में कंसिडर करते हैं। तो जैसे हमने पहले पढ़ा था कि ऑप्टिमाइजेशन में हम लार्जेस्ट वैल्यू को देखते हैं या स्मॉलेस्ट वैल्यू को देखते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। हम अगर कोई एक एग्जांपल लें कि अगर फॉर एग्जांपल कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने जो है प्रोडक्शन कॉस्ट कम करना है और रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना है, ये ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है। तो उसने ये कैसे करना है? मैन्युफैक्चरिंग में असल में आपने क्या करना होता है कि आपने जो है मैक्सिमाइज रेवेन्यू, मैन्युफैक्चरिंग में क्या करना होता है कि आपकी रिक्वायरमेंट होती है कि आप मटेरियल की जो अमाउंट है उसको आप कम करें, किसी खास वॉल्यूम के अंदर जो उसकी पैकेजिंग होती है उसके हिसाब से उसको मैनेज कर ले। या अगर आप जस्ट मैं अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, आप एज अ होल इंडस्ट्री की बात करें तो उसका एम होता है कि वो अपना फायदा बढ़ाएं और अपना जो है नुकसान कॉस्ट कम करे और बेनिफिट या अपनी जो है रेवेन्यू जो है वो मैक्सिमाइज कर ले। इस फंक्शन को भी अगर आप देखें तो फॉर एग्जांपल ये मैक्सिमम वैल्यू है, कॉनकेव डाउन इसको कहते हैं, तो ये इसका जो है ऑप्टिमल पॉइंट है या मैक्सिमम पॉइंट है। इसको हम ग्लोबल मैक्सिमा भी कह सकते हैं और लोकल मैक्सिमा भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यही इंटरवल है और इसके अलावा हमारे पास कोई और मैक्सिमम पॉइंट नहीं है इस इंटरवल में। एक बड़ा मशहूर प्रॉब्लम है जिसको कहते हैं नैपसैक प्रॉब्लम। इसको कहते हैं रिसोर्सेस को आपने मैनेज करना है। आप अपने बैग को पैक करते हैं और आपके पास कपड़े शपड़े होते हैं, उसमें आपको पैक करना होता है बैग के साइज के मुताबिक। तो आप जितना उसमें, अगर फॉर एग्जांपल 4 kg का बैग है तो उसमें आप 16 kg या 20 kg उसमें नहीं डाल सकते। इसी तरह एक बड़ा मशहूर प्रॉब्लम है नैपसैक प्रॉब्लम, उसको कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन में, कि आपके पास कुछ रेवेन्यू है या अमाउंट ऑफ है, फॉर एग्जांपल इधर डॉलर है और आपके पास एक साइड पे केजी है या वेट है, तो आपने वेट और वैल्यू को मद्देनजर रख के इसको पैक करना है। सो हाउ विल यू पैक योर बैग if you have this option? जी, एनीवन? कम वेट होना चाहिए। जी, कम वेट होना चाहिए। इस हिसाब से आप कौन कौन से बॉक्सेस को उठाएंगे? 12 kg को के अलावा एक ऑप्शन ये है कि बाकी सब उठाए, 1 और 4 5 6 और 7 8 kg आपका वेट हो गया और आपकी अमाउंट कितनी होगी? 2 10 12 13 14 15 डॉलर आपकी अमाउंट होगी। अगर आप सिर्फ 12 kg वाला बॉक्स उठाएं तो आपके पास जो अमाउंट है 15 kg है, तो जस्ट आप 4 भी नहीं उठा सकते।
1 2 और ये 14 kg आप उठा लेंगे और आपके पास 4 6 7 8 9 $9 आपके पास हो गए। तो इसको एक्चुअली ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं कि आपने मैक्सिमम आउटपुट लेना है विद गिवन कंस्ट्रेंट या लिमिटेशन। ठीक, अच्छा इसको मैथमेटिकली हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी फॉर्मुलेशन है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इन डायमेंशनल कोई स्पेस हो, इसका एफ ऑफ एक्स फंक्शन हो और उसको आपने मिनिमाइज करना होता है। ऑप्टिमाइजेशन का जिक्र जब होता है तो मैंने जैसे पहले कहा उसमें आप मिनिमाइज करते हैं और मैक्सिमाइज करते हैं। तो अगर आप मिनिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट ले लें तो उसमें कहते हैं मिनिमाइजेशन ऑफ एनी एक्स ऑफ फंक्शन, मिनिमाइजेशन ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स गिवन एक्स, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं। सब्जेक्ट टू, जब सब्जेक्ट टू ये एक्चुअली मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है जिसमें आपके पास सेकंड रो में कह लें आपके पास कंडीशन गिवन होती है कि जो आपके पास जी ऑफ एक्स है वो एक फंक्शन उसको कंसिडर कर ले कि वो जो है 0 के इक्वल है फॉर j इज इक्वल टू 1 to m। एंड आपके पास एक और फंक्शन है h ऑफ x, कह ले कि उसमें आपने इनइक्वालिटी जो है वो लेस देन 0 है अंडर गिवन वैल्यूज ऑफ j। फॉर सिंप्लिसिटी अगर हम कहें कि g ऑफ x एंड h ऑफ x हमारे पास कन्वेक्स फंक्शन है। कन्वेक्स फंक्शन क्या होते हैं? व्हाट इज कन्वेक्स फंक्शन? एनी आइडिया? ओके, सो ये एक्चुअली आपका होमवर्क है। व्हाट इज कन्वेक्स फंक्शन और व्हाट इज कन्वेक्सिटी, और ये भी आप लोगों ने सबमिट करना है क्योंकि सबमिट नहीं करेंगे तो आप लोग नहीं देखेंगे। ये आपने इसकी थ्योरी भी देखनी है और आप मैथमेटिकली भी इसको आप लोगों ने लिखना है कि कन्वेक्स क्या होता है। ठीक, तो इसमें जो आपके पास सब्जेक्ट जो लिखा है ये एक्चुअली आपके कंस्ट्रेंट्स हैं या आपके लिमिटेशंस हैं। तो ये इसको कहते हैं कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। अच्छा, लैग्रांज फंक्शन, ये एक्चुअली जब आपके पास कंस्ट्रेंट फंक्शन आते हैं उसको सॉल्व करने के लिए, उसके सोल्यूशन के लिए हमारे पास एक मेथड है जिसको लैग्रांज फंक्शन कहते हैं, वो यूज करते हैं। एक्चुअली जो आपकी कंडीशन गिवन होती है, अब आपके पास दो कंडीशन है, एक आपके पास इक्वेलिटी है, एक आपके पास इनइक्वेलिटी है। तो जो आपकी इक्वेलिटी कंडीशन होती है उसको आप एक लैग्रांज मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक हो गया। बट आपकी जो इनइक्वेलिटी होती है उसको आप एक और मल्टीप्लायर जिसको कहते हैं केकेटी मल्टीप्लायर या करोश-कोहन टकर कंडीशन, ये तीन साइंटिस्ट थे या रिसर्चर थे जिन्होंने ये प्रपोज किया होगा, तो इसलिए इनके नाम पे पड़ गया करोश-कोहन टकर कंडीशन। तो उसको कहते हैं केकेटी मल्टीप्लायर। तो लैग्रांज और केकेटी में जो मेन डिफरेंस है, केकेटी इनइक्वालिटी को डील करता है और जो लैग्रांज है वो इक्वालिटी को ट्रीट करता है। जी, ये तो जस्ट जनरल इक्वेशन है। ये जब आपके पास प्रॉब्लम आएगा मैथमेटिकली उसमें आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये एक ऐसी चीज है। आगे हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो आपको इसका आइडिया हो जाएगा। जी, कोई और क्वेश्चन? ये जो हमारे पास ये ऑप्टिमाइजेशन है, इसमें हम ये अप्लाई डाटा से स्प्रेड करते हैं या सिर्फ इसका कोई प्रॉब्लम? अच्छा, पहले इसको आप एज अ जनरल देखें ना कि ये ऑप्टिमाइजेशन जो एज अ जनरल प्रॉब्लम, आज एक जनरल कॉन्सेप्ट स्टडी कर रहे हैं, आपको ऐसा डेटा के फॉर्म में फिलहाल इसको ना कंसिडर कर ले। अगर आप डेटा के फॉर्म में इसको कंसिडर करें तो अगर आपका डेटा का एक फंक्शन बन रहा है जो कि कॉनकेव फंक्शन बन रहा है और उस फंक्शन पे फिर आपको कोई कंडीशन गिवन होती है, फॉर एग्जांपल अगर हम हाइट्स को देखें या एज को फॉर एग्जांपल देखें तो एज की कंडीशन होगी लेस देन 80 होगी। ठीक है, तो इनइक्वालिटी की कंडीशन जो है वो लेस देन 80 आप कह ले कि इनइक्वालिटी की कंडीशन आ गई। और इस तरह जो आपका इक्वालिटी की कंडीशन है, तो
उसको आप वेट से कर ले कि फॉर एग्जांपल वेट कुड बी मोर देन, और या इनइक्वालिटी को मोर देन वेट के तौर भी कह सकते हैं कि मोर देन और लेस देन 100, और इक्वलिटी को भी कोई भी कंडीशन आप दे कि फॉर एग्जांपल हम इक्वली मेल्स और फीमेल्स को कंसिडर कर रहे हैं, तो इसको आप ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं। बट आप इसको एज अ जनरल कॉन्सेप्ट ले, जब हम एग्जांपल करेंगे मैथमेटिकली तो आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, जब आपके पास कंस्ट्रेंट इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन आपके पास है, ये आपके पास कंस्ट्रेंट्स है, तो जब आपने इसको कौन सा कर रहे थे, अच्छा, तो जब आपके पास मेन फंक्शन ये है, ये आपके पास कंस्ट्रेंट है, जब आपने ये कंस्ट्रेंट को फंक्शन के अंदर मर्ज करना है तो उसे एक और फंक्शन बन जाएगा विद कैपिटल एफ। गिवन आपके पास पहले एक पैरामीटर था एक्स था, अब आपके पास 3 पैरामीटर हो गए, एक लेग्रांज मल्टीप्लायर, एक है केकेटी मल्टीप्लायर, और आपने ऐड कर लिए हैं तीनों आपके पास, जो एक एफ ऑफ एक्स इक्वेशन है, एक लेग्रांज इक्वेशन है और एक केकेटी इक्वेशन है। इन तीनों को आपने क्या किया, सम कर दिया, तो आपकी जो मेन इक्वेशन है वो ये बन गई, कैपिटल एफ ऑफ एक्स लैम्डा अल्फा और ए इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस दिस इक्वेशन एंड केकेटी मल्टीप्लायर इक्वेशन एंड लेग्रांज मल्टीप्लायर, ये आपकी मेन इक्वेशन बन गई। ज्यादा भी हो सकती है, बट टाइप तो दो है, एक इक्वलिटी है, एक इनइक्वलिटी है। लेस देन इक्वलिटी भी हो, लेस देन भी हो सकता है, ग्रेटर देन भी हो सकता है। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं कि एडल्ट एज जो है वो ग्रेटर देन 15 है, ठीक है, और जैसे मैक्सिमम एज फॉर एग्जांपल एवरेज 63 है पाकिस्तान में, तो लेस देन 63, और लाइक फॉर दिस एक कंडीशन आपके पास लेस की बन जाती है, एक ग्रेटर की बन जाती है, तो दोनों हो सकती है। उसमें क्या होगा कि फिर वो इक्वेशन जो आपकी दोनों अगर इनइक्वालिटी आ रही है तो आप वो भी इसमें एडअप हो जाएगा, प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 या A1 और A2 हो जाएगा। अच्छा, तो जो हमारे पास मेन इक्वेशन है वो कैपिटल एफ ऑफ एक्स लैम्डा ए है, जैसे हमने पहले इसको डिस्कस कर लिया है, तो ये इन कंडीशन को शुड सेटिस्फाई दिस कंडीशन, क्योंकि पहली जो आपके पास कंडीशन आ रही थी उस कंडीशन को जो लाजमी उसको फुलफिल करना है। ये जो आपके पास ये कैपिटल एफ वाला फंक्शन बन गया जिसको आपने इक्वल टू 0 कर दिया विद डेरिवेटिव, ये पार्शियल डेरिवेटिव, हर जितने भी वेरिएबल है उसके रिस्पेक्टिव आपने डेरिवेटिव लेना है, तो ये इन सारे कंडीशन को शुड फुलफिल दिस। फॉर एग्जांपल ये जी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 है, अल्फा जे एंड एच ऑफ एक्स जो कि केकेटी मल्टीप्लायर फंक्शन है उसको भी फॉलो कर रहा हो, और जो आपकी इनइक्वालिटी है उसको भी इसने लाजमी जो है वो फॉलो करना है, ठीक है। अच्छा, तो जब इन कंडीशन को फुलफिल करें ये इक्वेशन, जैसे हमने पहले डिस्कस कर लिया कि डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन शुड बी इक्वल टू 0, जी ऑफ जे ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, अल्फा जे इनटू एच ऑफ जे of x should be equal to 0 under the given values of j, and hj of x is less than equal to 0, ये कंडीशन भी इन्होंने इसने जो है फुलफिल करना है। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है। फॉर एग्जांपल जो सर्कल की इक्वेशन है x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, ये सर्कल की इक्वेशन है जो आपको ये सर्कल ड्रॉ कर रहा है, और जो आपके पास दूसरी इक्वेशन है सब्जेक्ट टू x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1, ये लाइन की इक्वेशन है। अगर आपके पास इस तरह का जैसे आपने कहा कि कैसे हमारे पास क्वेश्चन आएगा, तो ये है आपके पास, तो इसको आपने मिनिमाइज करना है इस कंडीशन और इस कंस्ट्रेंट के साथ कि x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1।
तो जैसे हमने पहले किया है, आपने एक फंक्शन बनाना है जिसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ईच वेरिएबल शुड बी इक्वल टू 0, जैसे x1 और x2 है, एंड ये जो आपकी इक्वेशन है x1 प्लस x2 माइनस लेफ्ट साइड पे चला गया, -1 इज इक्वल टू 1, 0, वेयर जो आपका फंक्शन बन जाता है, ये फंक्शन इस फंक्शन में एड अप हो गया। अब आपने इस फंक्शन को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है? इसका आपने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू ईच वेरिएबल और उसको आपने इक्वल टू 0 करना है, एंड देन आपने इक्वेशन को प्लस माइनस करके उससे हर एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। तो आपके पास x1, x2 और लैम्डा की वैल्यू भी आ जाएगी, लैग्रांज मल्टीप्लायर आपके पास आ जाएगा। तो ये जब वैल्यू होगी तो आपके पास इन वैल्यू पे आपके पास फंक्शन मिनिमाइज हो जाएगी। के मल्टीप्लायर में जैसे मैंने पहले कहा था वो इनइक्वालिटी में है, तो इस इक्वेशन में आपको इनइक्वालिटी नजर नहीं आ रही, तो के मल्टीप्लायर की जरूरत नहीं है फिलहाल। जी, किसी को प्रॉब्लम आ रही हो डेरिवेटिव और पार्शियल डेरिवेटिव में या इस इक्वेशन को सॉल्व करने में? ग्राफ में क्या चेंज आएगा? अच्छा, ये आपके पास x1 है, ये x2 है, तो x1 और x2 की वैल्यू जो 5 है, या आई डोंट नो कि ये वैल्यू तो नहीं है, शायद ये 0.5 वैल्यू है, तो ये आपके पास 0.5 की वैल्यू आएगी। तो ये आपके पास जो ऑप्टिमल वैल्यू है इस पूरे फंक्शन की, वो आपके पास ऑप्टिमल वैल्यू है, या मैक्सिमम रेडियस कह लें इसको। ओके, ये सर्कल शायद 0.5 रेडियस का है, इसलिए इसने हम ऑप्टिमाइज कर दिया है। जो लाइन शिफ्ट करेंगे इसकी तरफ पे? नहीं, ये तो जस्ट अच्छा, अब आपने आपके पास एक क्वेश्चन था कि आपके पास कोई सर्कल हो जो कि इस लाइन के लिमिट्स के अंदर हो। अब आपके पास जो रेडियस है वो नहीं पता एक्चुअली, इसको आप ऐसे रिलेट करें, आपने सर्कल का वो रेडियस फाइंड करना है, ये नहीं है एक्चुअली। आपका क्वेश्चन वैसे क्या था कि आपके पास कोई सर्कल है जो कि इस कंडीशन या इस लाइन के अंदर है, लाइन आपके पास ये है x1 प्लस x2। अब इसने वो इस लाइन की और सर्कल की इक्वेशन को मिला के आपने वो रेडियस ढूंढना है जो आप मैक्सिमम रेडियस है इस सर्कल का। तो इस सर्कल के जो x1 x2 की वैल्यू है उससे आपने वो रेडियस निकाल दी। ये सिंपल, बहुत सिंपल है। इसमें अगर फॉर एग्जांपल d ऑफ इसको x1 कर ले तो आपके पास 2x1 आ जाएगा प्लस लैम्डा x1 आ जाएगा। डेरिवेटिव मेरे ख्याल में आप लोगों को कोई मसला नहीं होगा। तो ये जो आपकी इक्वेशन है, सॉरी ये नहीं होगा। सिमिलरली जो आपका d ऑफ x2 है वो आपके पास 2x2, क्योंकि इसका डेरिवेटिव वो लेंगे पावर रूल, तो ये आएगा प्लस लैम्डा 1 x2 के साथ आ जाएगा। जी, कोई मुश्किल है इसमें? जी, किसका क्वेश्चन था? अच्छा, सर्कल की जो इक्वेशन है वो x1 स्क्वायर प्लस r, बट r आपके पास एक्चुअली अननोन है, वो तो आपने उन लिमिट से निकाल दिया है r की वैल्यू। एक मिनट, आप लोगों का क्वेश्चन क्या है, दोबारा शुरू से बताएं। अगर आपके पास सिर्फ ई क्वेश्चन है तो आप इससे निकाल लें मुझे।
वो सब्जेक्ट टू है ना, वो कंस्ट्रेंट एग्जैक्टली। अच्छा चले, आपने ना कोई और ये ऑप्टिमाइजेशन का रूल नहीं निकालना। ये इक्वेशन आपके पास ये हो गई, सेकंड इक्वेशन आपके पास ये हो गई। अब आप इससे निकाल के दे, एक x1 स्क्वायर है और एक x1 है, इसके से कैसे निकलेगा? अब इसको निकालें। चले, यू आर ओपन टू सॉल्व दिस इक्वेशन। निकालें, जैसे आपकी मर्जी कर ले। x1 की वैल्यू अगर हम निकालें 1 माइनस x2 हो जाएगी, ठीक है, तो फिर वो आपके पास क्या आ जाएगा? फिर r आपके पास अननोन है, उसको आपने जीरो r को क्या कंसिडर करना है ये बताएं। r को जीरो कंसिडर करें, वो तो ऑलरेडी आप रेडियस, वो r तो अननोन है आपके पास, तो इसको मैंने r के फॉर्म में लिख दिया। अगर आप डायरेक्ट कहते हैं कि x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो रेडियस को तो आपने ऑलरेडी 0 कर दिया। अच्छा, दूसरा इक्वेशन हमारे पास है। ये अच्छी बात है कि आप चीजों को विजुअलाइज कर रहे हैं, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट को समझ लें कि जो कॉन्सेप्ट है उसके बाद विजुअलाइजेशन भी साथ साथ हो रही है। अगर आपके पास एक और फंक्शन है x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर, और आपके पास दो इक्वेशन है। अब अगेन देखिए, आप तो ये इक्वलिटी का साइन है, तो इसमें जो आपका मेथड यूज होगा वो लैग्रांज का यूज होगा। ये ऑप्टिमाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है, ऑप्टिमाइजेशन जी जी लैग्रांज मल्टीप्लायर का। आपने इक्वेशन को देख रहे हैं ना, ग्रीन पिक्चर में देखे, इसमें इक्वलिटी है। दो इक्वेशन गिवन है जिसमें आपके पास जी, अगर हम देखें कंस्ट्रेंट को, आपने देख रहे हैं ना, हम क्या पढ़ रहे हैं, कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन। अब कंस्ट्रेंट आपको गिवन है कि इक्वलिटी है, तो आपने लैग्रांज मल्टीप्लायर यूज करना है। अभी तक आप लोगों ने केटी का एग्जांपल नहीं किया, तो अभी आगे करेंगे। जी, अगर इसमें n इक्वेशन आ रही हो तो आपके पास लैम्डा n होगी। अगर 1000 इक्वेशन कंस्ट्रेंट गिवन है तो आपकी जो कैलकुलेशन है वो कितनी कॉम्प्लेक्स होती जाएगी, थाउजेंड्स इक्वेशंस आपके पास बनेगी, उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी एक इशू है। अच्छा, ऑप्टिमाइजेशन से मैं आपको बता रहा था कि अगर आपने ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी को समझ ली तो इसका मतलब है कि रिसर्च पेपर निकालना आपके लिए बहुत इजी है। अगर आप, क्योंकि रिसर्च में प्रॉब्लम आप खुद बनाते हैं कि ये मेरा प्रॉब्लम है, और अगर कोई रिसर्च में आपने एक प्रॉब्लम बना लिया कि ये मेरा प्रॉब्लम है, उसको आपने मैथमेटिकल के फॉर्म में लिख लिया और उसको आपने ऑप्टिमाइज कर लिया, तो इसका मतलब है कि आपका रिसर्च पेपर है आ गया अच्छा खासा। तो ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी इतनी पावरफुल चीज है, इसलिए आप इसको गौर से पढ़े और इसमें एक्सपर्टीज ले ले तो बेहतर है। जी यस, रिसर्च असल में यही चीज है कि आप खुद से एक प्रॉब्लम बनाए। प्रॉब्लम क्या होता है, अगर आप खुद से बनाए, आपके सामने आ जाए, तो वो आता तो ऐसे ही है ना। आप या बना खुद बनाने से, चले इस लफ्ज को मैं साइड पे करता हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम आ गया तो उस प्रॉब्लम को अगर आपने मैथमेटिकल के फॉर्म में लिख लिया और उसका आपने ऑप्टिमाइज करके कोई सोल्यूशन निकाल दिया, तो इस पे आप एक पेपर निकाल सकते हैं। बट ये कि उसको आपने बड़ा फैंसी और उस तरह लिखना है अच्छे खासे अंदाज में ताकि लोग उसको ना समझ सके, तो आपका जो है वो वाले जो है वो एनी हो, हमारे पास टाइम कम है, हमने जो है एंड तक जाना है। स्लाइड्स तो स्लाइड नंबर 10 है, तो 7 स्लाइड्स है अराउंड, इसको कर लेते हैं साथ में। अच्छा, आपके पास एक और फंक्शन है जिसमें आपके पास 3 वेरिएबल है और आपके पास 2 इक्वेशन है, और जो आपके पास कंस्ट्रेंट है वो
इक्वलिटी साइन का है। तो सिम वही रूल है, आपने तीनों इक्वेशन को सम करना है एंड मल्टीप्लाई करना है लेमडा 1 से इक्वेशन 1 को और लेमडा 2 से इक्वेशन 2 को। और ये आपके ये कंडीशन आपकी बन जाती है कि जो आपका फंक्शन है अगर उसका फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वेरिएबल वो 0 के बराबर होना चाहिए। ये 2 एक्चुअली है, 3 नहीं है, ये 2 है, एक 2 है और एक 3 है, नो 3 नहीं है। ये सारे जो है जितने भी वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट से आप जो है डेरिवेटिव लेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव वो 0 होना चाहिए। एंड x1 प्लस x2 माइनस 2 इक्वल टू 0, 2 लेफ्ट साइड पे आ गया। इस इक्वेशन में भी आपका 3 लेफ्ट साइड पे चला गया, तो आपके पास कितनी इक्वेशन बन जाती है? 1 2 3 और 5 इक्वेशन बन जाती है। ये आपने 0 करना है। अगर आपने पहले लेक्चर्स को और से पढ़े जिसमें आपने ग्लोबल मिनिमा या ग्रेडियंट डिसेंट मेथड में आप क्या करते थे, पार्शियल डेरिवेटिव लेते थे, उसको 0 को इक्वल करेंगे। ये एक्चुअली ऑप्टिमल वैल्यू निकालने का एक तरीका है कि आप डेरिवेटिव लेके उसको 0 की इक्वल करते हैं। ठीक है, तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई 1 2 3 4 5। तो जितने वेरिएबल आपके मेन इक्वेशन यूज हो रहे हैं वो उसका डेरिवेटिव लेके वो इक्वेशन होगी। फॉर एग्जांपल इसमें 3 है, 1 2 3, और जितनी कंस्ट्रेंट इक्वेशन है वो आप ऐड करें तो 5 टोटल इक्वेशन आपके पास बनेगी, 1 2 3 4 5। ठीक हो गया। सर इसकी कंस्ट्रेंट इक्वेशन x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर भी तो बन सकती है। फिलहाल यही है, बन सकती है अगर इस तरह हो तो उसको। हाँ, अब वो आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो फिर आपको वो कैसे सॉल्व करना है वो एक अलग चैलेंज है। अगर आपके पास ये कंडीशन हो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, देखिए जो आपके पास फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन होती है उसका सॉल्व करना इजी होता है। जैसे ही ऑर्डर इंक्रीज होता जाता है मैथमेटिकली उसका सोल्यूशन बहुत डिफिकल्ट होता है। अगर इसको फर्स्ट ऑर्डर में भी देखें तो एक और इक्वेशन आ सकती है। कौन सी इक्वेशन? x2 प्लस x3 कंस्टेंट आ सकता है लेकिन फिलहाल नहीं है। इस इक्वेशन से भी आप निकाल सकते हैं, इन दोनों को माइनस कर ले, x1 रिमूव हो जाएगा तो आपके पास थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। तो जरूरत ही नहीं है, वो दो इक्वेशन से रिप्रेजेंट हो सकता है। उस तरह तो आप इक्वेशन बनाए, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें हर वैल्यू से, आपके पास एक और इक्वेशन आ जाएगी। आपके पास एक इक्वेशन दिया जाएगी x1 प्लस x2, और इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर ले, x1 प्लस x2, x1 प्लस 2 x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 5। सेम क्वेश्चन है कि कैसे हम कंस्ट्रेंट्स को निकाल लेते हैं, हाउ पता लगता है ये कंस्ट्रेंट्स से निकाल। अच्छा, कंस्ट्रेंट कैसे निकालना है ये एक्चुअली रिसर्च है। फिलहाल ये जो कंस्ट्रेंट है ना ये इन्होंने बताए हुए हैं। अगर आप लेके अगर आपका कोई क्वेश्चन है उसमें आपने कंस्ट्रेंट निकाल लिए, वो क्वेश्चन निकाल लिए, तो दो तो चीजें हैं, बाकी तो आपके पास मेथड ऑलरेडी गिवन है। तो जो कंस्ट्रेंट निकालना है रिसर्च कि आपके प्रॉब्लम की कंस्ट्रेंट क्या है। अगर आपने प्रॉब्लम डिफाइन कर दिया है, उसके आपने कंस्ट्रेंट डिफाइन कर दिए, उसको मैथमेटिकली लिखना है और उसका जो आपने सोल्यूशन निकालना है। अच्छा, तो इस इक्वेशन को अब इस इक्वेशन का आपने 3 डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x1, x2 और x3। ठीक, तो जो हमारा पहला डेरिवेटिव अगर आप लेंगे तो उसकी इक्वेशन ये बन जाएगी। क्यों, अब किसी को मसला आ रहा है इसको डेरिवेटिव फाइंड करने में? जी, आपको इजी है। तो
ये दो इक्वेशन जो है ना, ये दो इक्वेशन, ये आपके ये इक्वेशन है। बाकी जो 3 इक्वेशन है वो आपने हर डेरिवेटिव, हर वेरिएबल के साथ जब डेरिवेटिव लिया तो ये 3 इक्वेशन आ गई। अगर किसी को इशू आ रहा है तो मैं सॉल्व करके दे देता हूँ। तो इन इक्वेशन को आप, इन इक्वेशन के साथ आप खेल के इनसे वेरिएबल निकाल सकते हैं। ये या तो आप कर लेंगे कि मैं कर लूं। ये इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को माइनस कर ले, x1 और x2 चला जाएगा, आपके पास एक और इक्वेशन बच जाएगी x2 और x3 के फॉर्म में। हाँ, तो इन चीजों के इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा बट ये इजीली सॉल्व हो जाएगी। प्लस माइनस ही है, कोई इतना इशू नहीं है, आप लोग कर चुके हैं इस तरह की काफी। हम एक और इक्वेशन की तरफ जाते हैं। केकेटी की इक्वेशन के लिए आप बड़ा वेट कर देते कि केकेटी इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे। आपके पास एक कंस्ट्रेंड इक्वेशन है। मिनट्स रह गए तो मेरे ख्याल में हम कवर कर लेंगे। अच्छा, तो कोई ये फंक्शन है जिसको हमने मिनिमाइज करना है, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, और इसमें हमें कोई कंस्ट्रेंट गिवन है जिसको कहते हैं x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1, और एक और कंस्ट्रेंट है कि x1 जो है वो शुड बी ग्रेटर देन 2। तो इनइक्वालिटी आ गई तो, और इक्वालिटी भी है, तो आपने लेग्रांज मल्टीप्लायर और केकेटी मल्टीप्लायर यूज करने हैं। तो आपके पास कितनी इक्वेशन बन जाती है? 2 वेरिएबल है तो पहली 2 इक्वेशन तो डेरिवेटिव से आ जाएगी, एंड देन आपके पास 2 इक्वेशन जो है इससे आ जाएगी। a1 से आपने इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया और उसको इक्वल के बराबर किया। अब इसमें थोड़ी सी ये समझने वाली बात है, एंड देन ये सारी इक्वेशन इस इक्वेशन या इनइक्वालिटी को शुड फॉलो, फुलफिल दिस इनइक्वालिटी। ठीक है, इस इनइक्वालिटी को फुलफिल करना है आपने। अच्छा, अब जो आपके पास केकेटी का अल्फा है उस पे आप, उसके आप 2 केस बना लेते हैं, आइदर अल्फा इज इक्वल टू 0 और आइदर अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0। 2 कंडीशन आपके पास होती है। अल्फा जो है आपके पास या तो 0 होगा, जो आपने मल्टीप्लायर केकेटी का लिख लिया, ये केकेटी मल्टीप्लायर है। अच्छा, ये माइनस क्यों है? साइन चेंज हो गए। जो लेस देन साइन होता है वो रिलेटिवली इजी टू हैंडल होता है। अगर आप सर्कल के अंदर रीजन में वो कम होता है और सर्कल के बाहर रीजन इनफाइनाइट होता है, तो इसलिए आप लेस देन इक्वलिटी पे आ जाए। सर्कल के अंदर रेडियस कितना रीजन होगा? लाइक फॉर एग्जांपल आपका रेडियस 2 है तो लेस देन 2, अगर आप कहें ग्रेटर देन 2 तो वो तो इनफाइनाइट की तरफ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये रीजन आपको समझ आ गई इसकी। अगर आप इस इक्वेशन को माइनस से ज़रब दे, माइनस x1 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 2 हो जाएगा, और ये भी नेगेटिव हो जाएगा, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, और फिर माइनस x1 प्लस 2। कोई प्रॉब्लम है? समझ आ गई इसकी कि हमने लेस देन साइन क्यों लिया बजाय ग्रेटर के, आप लोगों को? अच्छा, तो आपके पास अब कितनी इक्वेशन बन गई? 1 2 3 4 और ये 5 जो है इनइक्वालिटी वाला, ये आपके पास इक्वेशन बन गई है। ये 5 इक्वेशन है। फाइंड x which satisfies these equation। अब x हमने ढूंढना है, x means x1 and x2, लैम्डा 1 और अल्फा की वैल्यू भी हमने ढूंढनी है। तो इसको हम 2 केसेस में डिवाइड करते हैं, आइदर अल्फा, ये जो है
ये इक्वेशन कैसी आप लोगों को समझ आई? डेरिवेटिव से आ गई, 5 इक्वेशन डेरिवेटिव से आई। अब आपने x की वैल्यू ढूंढनी है, तो आपने 2 केसेस बता दिए। जो आपके पास KKT मल्टीप्लायर है वो आइदर 0 है या 0 नहीं है। तो अगर आप 0 हो तो आपके पास इक्वेशन बड़े सिंपल 3 इक्वेशन बन जाते हैं, उसको आप सॉल्व कर ले तो आपके पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। जब आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी तब ये उसमें आपने ये देखना है कि ये कंडीशन क्या फुलफिल हो रही है इस केस से, जो आपकी ओरिजिनल कंडीशन है। फॉर एग्जांपल अल्फा की वैल्यू आपने 0 लगा ली, ये इक्वेशन रिमूव हो गया, इक्वेशन रिमूव हो गया क्योंकि अल्फा आपके पास 0 है। समझ आ रही है इसकी? आपके पास कितनी इक्वेशन बन गई? 1 2 3। अब आप इसको जब 4 ये तो जो आपने इनइक्वालिटी को देख रहा है, इन इक्वेशन से जो x1 की वैल्यू आएगी वो आपने चेक करना है कि क्या वो इस कंडीशन को फुलफिल कर रही है कि नहीं। अगर वो फुलफिल कर रही है तो वो इक्वेशन आपने लेने हैं, वो अल्फा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू वो केस आपने लेने हैं। अगर वो फुलफिल ना करे तो उसको आपने रिमूव करना है। फॉर एग्जाम्पल इस अल्फा 1 इज इक्वल टू 0 को आप सॉल्व करते हैं और x1 की वैल्यू आती है फॉर एग्जाम्पल 0। फॉर एग्जाम्पल x1 की वैल्यू 0 निकल आती है, तो 0 इसमें पुट करे x1 इज इक्वल टू 0, तो +2 इज लेस देन इक्वल टू 0, ये फुलफिल नहीं करती। आपने इस केस को रिमूव करना है, तो आपको जो दूसरा केस है वो होगा एक्चुअली। अब जब a1 इज नॉट इक्वल टू 0 तो इसमें आपने क्या करना है, कोई भी a1 की वैल्यू कंसीडर करनी है, आइदर a1 इज इक्वल टू -5 और +5, कोई कंडीशन आप ले लेनी। फॉर एग्जांपल वो रैंडम आपने सेलेक्ट करना है, आप छोटे वैल्यू से चूज करते हैं। अगर आपका आप a1 की वैल्यू आपने ले ली फॉर एग्जांपल 5 और 5 की इक्वेशन फुलफिल नहीं करी, तो इसका मतलब है कि आपने छोटी वैल्यू करनी है। तो उसके में क्या होगा, आपके पास वो लिमिट आ जाएगी कि a की वैल्यू इस लिमिट से इस लिमिट के दौरान। ये एक्चुअली ट्रायल मेथड है, ट्रायल मेथड है, ट्रायल मेथड है, ट्राई करना है आपने। अच्छा इस केस में अगर फॉर एग्जांपल हम देखें, इसने क्या किया, इसने इस इक्वेशन में अल्फा इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया। ये अब रिमूव नहीं होगा, केस 2 के लिए ये रिमूव नहीं होगा। तो जब अल्फा की वैल्यू आपने 1 पुट कर ली है, आपने अब चेक करना है क्या इस इक्वेशन को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा। हाँ, इनइक्वालिटी को नहीं, इसमें आप कह रहे हैं कि हमने इनइक्वालिटी अच्छा इनइक्वालिटी आपने नहीं लिखी, लेकिन उसमें आपने क्या किया है, उसमें आपने a1 की वैल्यू लिख ली ओरिजिनल, तो इसलिए उसकी जरूरत नहीं पड़ी। इसको मैं देखना पड़ेगा ये इक्वालिटी क्यों नहीं थी। ऑलरेडी आपने क्या किया उसको इक्वल। हाँ अच्छा, सही सही। अच्छा फॉर एग्जांपल हम अल्फा 1 इज इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं, ये क्या रिजल्ट हमें देता है, कोई सॉल्व करके दे सकते हैं जल्दी से? ट्राई कर ले सारे। हाँ केस 2 के लिए अल्फा इज इक्वल टू 1। जी जी, तो ये इक्वेशन आपके पास क्या बन जाएगी, 2x1 -1 बन जाएगा ये।
फर्स्ट इक्वेशन का बनेगा x1 is equal to 1 minus lambda by 2. बोर्ड नहीं है, एक मिनट इसको टाइम हमारे पास एक्चुअली है नहीं 6 मिनट रह गए। ये आपके पास 2x1 प्लस लेमडा 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 या हो जाएगा, और ये आपके पास 2x2 प्लस लेमडा 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अगर आप इसको माइनस करें तो ये 2x1 माइनस 2x2 इज इक्वल टू 1 और ये x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1। इनको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास, इनको ऐड करें तो आपके पास हो जाएगा इक्वल टू 3/4। अब आप 3/4 को अगर आप 3/4 आता है ना, ये वो एक कोई मसला नहीं है, 3 वो आता है। तो अगर आप इसमें पुट करें x1 की वैल्यू तो क्या आता है, ये 2.75 आता है माइनस लेस देन 0। आपकी जो इनइक्वालिटी की कंडीशन है वो फुलफिल कर रही है। ये आप इनइक्वालिटी आपने अगेन, ये एक्चुअली ये इक्वेशन बन गया ना, इनइक्वालिटी में कन्वर्ट नहीं हुआ, ये वाली इक्वेशन ये बन गई। अल्फा की वैल्यू आपने 1 पुट कर लिए तो -x1 + 2 का आपका इक्वेशन बन गया ना। हाँ, क्योंकि आपने क्या कर दिया, अल्फा 1 इज इक्वल टू, आपने ये कर दिया किधर, हाँ हाँ ठीक, हाँ सही है नहीं ठीक है ना। तो इसमें क्या मसला है, इस इक्वेशन को मैंने अल्फा 1 पुट कर लिया और इसके साथ मैंने इसके लिए, तो ये डिलीट हो गया, आपके पास 2x1 कौन से वाला 4x नहीं बने, ये तो नहीं, ये तो मैं नहीं बना रहा, ये एक इक्वेशन है, ये दोबारा मैंने फिर ऐड कर दिया है इस इक्वेशन को इसके साथ, 2 कैलकुलेशन मैंने कर ली, एक नहीं है। आप कर लो, यही आएगा। अब मैंने क्या किया, ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन है, इनको मैंने ऐड कर लिया। अब ये दोनों कैंसिल हो गए, -1 इधर चला गया। अब आपके पास एक और इक्वेशन है, ये इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करें और इसके साथ सम करें, ये कैंसिल हो गया। 4x1 इज इक्वल टू, ये सम है, 1 + 2 इज इक्वल टू 3, ये 3 आ गया। तो x1 इज इक्वल टू 3/4। ये मैंने जल्दी कर लिया, इसलिए आप लोग समझे कि एक इक्वेशन में कर लिया, दो इक्वेशन है जी। दोबारा 0 के इक्वल ना हो, फिर 0 के इक्वल ना हो तो क्या है, कैसे अल्फा इज इक्वल टू आइदर पॉजिटिव और अल्फा इज इक्वल टू नेगेटिव। समझ आ गई। तो आपने एक इक्वेशन उठानी है कि अगर फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन आपका 1 पे सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये केस आपका सही है, ये केस। तो इसका मतलब ये है कि वो अल्फा कौन से, अगर अल्फा इज इक्वल टू अल्फा 1 इज इक्वल टू 1 है तो उस पे ये इनइक्वालिटी फुलफिल हो रही है ना। नहीं हो रही ये वाली इनइक्वालिटी 3/, तो आपके पास हाँ अच्छा, तो इसका मतलब है अगर कोई भी
जो वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है, वो आपके पास 2 से ज्यादा होनी चाहिए। पॉजिटिव वैल्यू आपकी 2 से ज्यादा होनी चाहिए x1 की, तो आपने ऐसी वैल्यू चेक कर, क्योंकि लेस देन 2 होगा तो आपके पास ये हाँ, तो x1 की वैल्यू एक्चुअली इसको देखें ना, तो x1 की वैल्यू आपके पास ज्यादा होनी चाहिए, जो आपका रिजल्ट है वो 2 से ज्यादा होनी चाहिए। अच्छा, एग्जांपल 4 तो थोड़ा सा देखते हैं। हमारे पास टाइम पूरा है वैसे आप लोगों के पास तो टाइम है ना, 1 बजे बस, ठीक है, फिर हम 3-4 मिनट ले लेते हैं। अच्छा, एटलीस्ट हमें पता चल गया कि वो एक्स अल्फा 0 वाला केस तो बिल्कुल कंसिडर नहीं होगा। आपने ए नॉट इक्वल टू 0 कंसिडर करना है, देन आपने वैल्यू ढूंढनी है, वो रेंज ढूंढना है कि वो कौन सा रेंज है हमारे पास। ठीक, इसको कर देख लें। अच्छा, आपके पास एक इक्वेशन है जिसमें हमारे पास एक इक्वेलिटी है और 2 इनइक्वेलिटी है। जिस तरह आपने इक्वेशन किया था कि 2 इनइक्वेलिटी अगर आ गई, तो इसमें हमारे पास x1 जो है वो ग्रेटर देन 2 है और इक्वल टू 2 है, और x2 हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है। तो इसमें अगर आप देखें तो आपके पास उसको आपने अब कितने केसेस में आपके पास जो KKT है वो 2 यूज होंगे इसमें, अल्फा 1 और अल्फा 2 या A1 और A2। तो अब आपके पास 4 केसेस बनेगी, either both 0, either one of them are 0 is 0 और either both are not 0। ठीक है, तो आपने देखना है कि इसमें कौन सा केस हमारे पास सेटिस्फाई कर रहा है। अब आप देखिए, इसमें हमारे पास 2 वेरिएबल है, तो 2 इक्वेशन हमारे पास मेन इक्वेशन से आ जाएगी 1 और 2, और 3 इक्वेशन हमारे पास इनइक्वालिटी से बन जाएगी। तो ये हमारे पास क्या बन गया, इसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो इसमें एक तो आपके पास लेग्रांज मल्टीप्लायर भी होगा, क्योंकि एक इक्वलिटी है λ1, ठीक है, और एक आपके पास जो आपकी मेन इक्वेशन बनेगी, उसमें इस इक्वेशन में आपने ये दोनों इक्वेशन भी ऐड कर लिए, तो प्लस दिस मल्टीप्लाई लैम्डा प्लस दिस मल्टीप्लाई अल्फा 1 प्लस दिस मल्टीप्लाई अल्फा 2। ठीक है, तो ये आपके पास 3 इक्वेशन आ गई। इक्वलिटी की साइन है, तो इक्वलिटी को सॉल्व करना इजी है, इनइक्वालिटी को एक्चुअली आपने लिमिट्स के अंदर देखना होता है। तो ये जो पहली ये x1 माइनस x1, अगेन हमने इसको अब साइन चेंज कर दिया, x2 माइनस 2 अल्फा 2, तो ये माइनस x1 प्लस 2 लेस देन 0, और दोनों को आपने लेस देन के फॉर्म में लिख लिया, क्योंकि लेस देन वाला हैंडल करना ज्यादा इजी होता है, इसलिए आपने इसको उस फॉर्मेट में लिख लिया। तो हमने अब केसेस देख लिए कि कौन सा केस फुलफिल कर रहा है आपके कंडीशन को। तो केस 1 में क्या होगा कि ये 3 इक्वेशन इधर से आ गई स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसमें कोई कंडीशन कंफ्यूजन तो नहीं है। और इसमें आपने क्या किया, अगर अल्फा और अल्फा 2 0 है, तो इसका मतलब है कि जस्ट इनइक्वालिटी रह गई आपके पास, क्योंकि A1 को 0 कर ले तो 0 इज इक्वल टू 0, तो ये इनडिटरमिनेट, तो आपने इनइक्वालिटी लिखनी है। ठीक है, कि आपने इस इनइक्वालिटी को फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो आपके पास ये इस इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है, इन तीनों को 1 2 3 3 वेरिएबल है और 3 इक्वेशन है, तो इसका मतलब है कि 3 वेरिएबल की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। जितने आपके पास वेरिएबल हो उतने आपके पास इक्वेशन होनी चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए।
ये आपके पास लीनियर इक्वेशन जो है उसको सॉल्व करने का तरीका। केस 2 जो है आपके पास क्या है कि इसमें आपने अल्फा 1 को 0 कंसिडर कर लिया और अल्फा 2 को आपने नॉट इक्वल टू 0 कंसिडर कर लिया। ये आपके पास केस 2 है। तो उसमें आपके पास इक्वेशन ये बन गई। एक इनइक्वालिटी है। अच्छा, जो क्वेश्चन था कि हम जो 0 के साथ इनइक्वालिटी लिखते हैं और जब 0 ना हो तो इनइक्वालिटी नहीं लिखते, उसका आंसर ये है मेरी ओपिनियन के मुताबिक, मे बी वो दैट इज नॉट द स्टैंडर्ड, बट मेरा ओपिनियन जो है, अगर आपके पास ये इक्वेशन है 1 माइनस x1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, अगर a1 को आप 0 कर ले तो इसका मतलब है 0 इज इक्वल टू 0, तो इस इक्वेशन का तो रोल खत्म हो गया। लेकिन आपने इस इक्वेशन का रोल खत्म नहीं करना, आपने इसकी जो इनिशियल इनइक्वालिटी कंडीशन है उसको चेक करना है। इसलिए हम इस इनइक्वालिटी को देखना है। समझे इस पॉइंट को? कंफ्यूजन है। पहले आपका जो पहला कंस्ट्रेंट था वो क्या था? x1 इज ग्रेटर देन 2, उससे आपके पास एक इनइक्वालिटी बन गई x1 प्लस 2। ठीक है, अब इस इनइक्वालिटी को फुलफिल करना चाहिए इसको। तो जब आपने इसका मल्टीप्लायर जो आपने यूज किया है अल्फा 1, उसको आपने 0 के इक्वल किया, तो इस इक्वेशन का रोल तो एक किस्म का खत्म हो गया। अब इस इक्वेशन का रोल खत्म नहीं होना, बल्कि आपने वो इनइक्वालिटी तो चेक करनी है ना, ये वाली। तो इसलिए वो इनइक्वालिटी आप लिख लेते हैं कि इसको मैंने चेक करना है, इसलिए ये इनइक्वालिटी इसमें लिख लेते हैं। ये assume करते हैं कि a1 is equal to 0, at the same time हम ये भी तो assume करते हैं कि minus x1 plus 2 is equal to 0। नहीं, ये assume नहीं करते। ये 0 है किस वजह से? या ये 0 है या ये 0 है। जब ये इक्वेशन 0 है, इसका मतलब है ये टर्म या तो 0 है या ये टर्म 0 है, या दोनों 0 है। 3 केसेस बनती है ना। लेकिन आपको पता है कि इक्वेशन तो 0 नहीं है, उनकी कंडीशन लगी है इसमें। तो ये हम इसको समझते हैं कि ये 0 है। तो अगर ये 0 हो गया तो और ओरिजिनल कंडीशन तो आपने फिर भी देखनी है ना। ये बात है इसमें। अच्छा, आपके पास 4 केसेस बन गए, ये इक्वेशन बन गई। ये इक्वेशन क्या? 3 इक्वेशन तो सिमिलर है सब में, 1 2 3 1 2 3, पहले 3 इक्वेशन सब में सिमिलर है। आखिर में जो कंडीशन है वो आपने देखनी है, जो केकेटी की तरफ से आई है। क्या फोर्थ इक्वेशन x2 माइनस 2 कैसी आई है? आपने क्या किया? आपने a2 को इक्वल टू 1 कंसीडर कर दिया फॉर सिंपलिसिटी। वो ऑलरेडी आपने केकेटी की इक्वेशन लगा ली, जो आपके पास ओरिजिनल इक्वेशन है। a2 x2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अगर आप इसको a2 को आपने 1 कंसीडर कर लिया तो ये इक्वेशन आपके पास बन जाती है। जो केकेटी मल्टीप्लायर है उसको आपने 1 कंसीडर कर लिया, तो आपकी जो इक्वेशन है वो ही बन गई। तो इसलिए वो क्वेश्चन आपका यही था मेरे ख्याल से। तो इसलिए वो अल्फा 2 जो है वो, अगर आप केस 1 को कंसीडर कर ले तो x1 की वैल्यू आपके पास, इसको आप सॉल्व कर लेंगे कि कर ले, इसको देख ले, अगर कोई मसला हो तो बता दे, फिर मैं आपको दोबारा भेज दूंगा। केस 1 को जो आप देखते हैं तो x1 की वैल्यू 0.5 आ जाती है आपके पास। ये कर रहा है नहीं कर रहा, आप देख ले। ये x1 की वैल्यू इसमें पुट करें 0.5, तो ये आपके पास 1.5 आ जाएगा। वो पॉजिटिव है ना, फॉल्स है। तो ये इसमें अगर कोई भी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो इसका मतलब एक आपकी अजम्पशन ही गलत है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। अब इसको आपने देखना है, x1 -1 है तो -1 3 प्लस हो जाएगा, ये भी गलत है, फॉल्स है।
केस 3 x1 इज इक्वल टू 2 0, ये जो है x2 माइनस 1, तो ये फुलफिल कर रही है। नो सोल्यूशन, इसका क्यों नो सोल्यूशन है? हमारे पास वेरिएबल और इक्वेशंस ये इसलिए 0 है, इन दोनों का प्लस करो, ये 0 x2 माइनस x1 हो जाएगा, उनको आप ऐड करते जाओ तो आपके पास रिजल्ट नहीं आता। इसको वो फॉर्म कहते हैं जो आपने लीनियर अलजेब्रा में पढ़ा था कि इसके बहुत सारी इक्वेशन बन जाते हैं। हाँ, तो अगर आप इन दोनों इक्वेशन को प्लस कर ले, क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 0, और ये इक्वेशन आपके पास तो इसको आप सॉल्व करें। ये जो मैंने इक्वेशन है कि इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप इसको सॉल्व कर लें, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास 2x2 इज इक्वल टू 0, तो 0 हो गया। आप 0 को इसमें पुट करें, 0x2 की जगह 0 0 माइनस ये x2 2x2 हो गया ना, 2x2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। मतलब x2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। आप 0 की वैल्यू पर इसको थोड़ा सा देखते हैं। अच्छा, तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन रही है, ये आपके पास x1 की वैल्यू बन जाती है -2। हाँ, अब इस इक्वेशन में x2 की वैल्यू 2 बन रही है, लेकिन आप इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो x2 की वैल्यू 0 बन रही है, मल्टीपल रिजल्ट बन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। हालांकि एक वैल्यू आनी चाहिए ना x2 की, समझ आ रही है आप लोग? इस इक्वेशन के मुताबिक x2 की वैल्यू 2 आनी चाहिए, लेकिन जब आप ये दो इक्वेशन सॉल्व करते हैं उसमें से x2 की वैल्यू 0 आ रही थी, तो इस वजह से सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। सोल्यूशन एक ही होना चाहिए लीनियर इक्वेशन, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन इसके बन सकते हैं, इसलिए नो सोल्यूशन इसको कहते हैं। जो आपकी बाउंड्री बन जाती है इस तरह की है, आपके पास एक सर्कल है जिसमें आपके पास एक लाइन है, ये लाइन की इक्वेशन है, इस लाइन की इक्वेशन जो ये आपके पास x2 लेस देन बाउंड्री है और ये x1 ग्रेटर देन बाउंड्री है। x1 ये है, आई गेस x1 ये होगा फिर। तो आपका जो पूरा प्रॉब्लम है उसकी जो विजुअलाइजेशन है वो इस तरह है। इसकी आपने ऑप्टिमल इस कंस्ट्रेंट में रहे कि आपने उसकी जो है वैल्यू निकाल ली, जिससे x1 की वैल्यू 2 आ गई और x2 की वैल्यू जी केस 3 को चूज कर लेंगे, वो आपका सोल्यूशन होगा, क्योंकि बाकी तीन तो है ही नहीं। बस आखिरी स्लाइड है वो कर लो, कंक्लूड करना है। तो जो आपके पास लेग्रांज मल्टीप्लायर मेथड्स फॉर कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन है, ये तब अच्छा है जब आपके पास f of x सेकंड ऑर्डर का हो, ठीक है, और g f of x आपका मेन फंक्शन है, और जब सेकंड ऑर्डर का होता है तो ये आपके पास लेग्रांज मल्टीप्लायर अच्छा है। और आपके पास जो दूसरे कंस्ट्रेंट है वो लीनियर, जैसे मैंने पहले कहा कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना ज्यादा इजी है, अगर इस तरह की कंडीशन हो तो आपका ये बेहतर है। अगर आपके पास जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि अगर आपके पास p इनइक्वालिटीज है या n इनइक्वालिटीज है तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी टू पावर p सेट्स ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन इन द वर्स्ट केस। तो ये इतने इक्वेशन आपने सॉल्व करनी जो
वर्स मीन्स द बेड ऑफ बेड्स। इसके कहने का मतलब ये है कि अगर पी की वैल्यू बहुत ज्यादा हो तो आपके पास काफी ज्यादा इक्वेशन आ जाती है जिसको मैन्युअली सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपके पास इनइक्वालिटी की कंडीशन कम होगी तो ये ज्यादा इजीली सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, काफी थक गए आप लोग। अच्छा, इसको डुअल फॉर्म कहते हैं। डुअल फॉर्म का मतलब ये कि आप मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन एक टाइम पे कर रहे हो, ठीक है। तो उसकी जो लिखने का तरीका है, इसके मैक्स, अगर आप इसको मिनिमम ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ दिस फंक्शन, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। उस पर क्या है कि आपके पास या मैक्सिमाइजेशन ऑफ मिनिमम ऑफ दैट फंक्शन और मैक्सिमाइजेशन ऑफ मिनिमम ऑफ दैट फंक्शन। बस दैट्स इट। सपोर्ट वेक्टर मशीन जो है वो इंशाल्लाह करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, तो उसमें ये वाली फॉर्म ज्यादा यूज होगी। ये आपके पास जो लैम्डा और अल्फा जो है आपके पास लैग्रांज और के मल्टीप्लायर है, इसको आपने मैक्सिमाइज करना है और आपका जो मेन फंक्शन है उसको आपने मिनिमाइज करना है।